वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के दरमियान जो इस वक्त ताल्लुकात हैं। जैसे कि हम सब ने देखा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात का दूसरा राउंड पाकिस्तान में होना था वो तो ना हो पाया, मगर अब भी दोनों की जो जंग बंदी का एक मुआहिदा था, हम ये कह सकते हैं कि वो जारी है। दोनों ममालिक ने एक दूसरे के ऊपर फिर कोई हमला नहीं किया, ना ईरान ने गल्फ़ में किया, जो इत्तेहादी हैं सब अमेरिका के, और ना अमेरिका ने किया। मगर फिर भी जिसको एक्सपर्ट्स जो कहते हैं नो पीस और नो वॉर की जो ये सूरत हाल है, सबको खदशात है इस हवाले से कि क्या ये जो है यूं ही रहेगा। स्टेबिलिटी कितनी है इसके ज़रिए, कहीं गलती से कोई जंग ना शुरू हो जाए। इस हवाले से अब ये भी बताया जा रहा है, बहुत से मीडिया रिपोर्ट्स ये अब कह रही हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात या बातचीत जो है वो हो ही रही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब पैगामात एक दूसरे तक जा रहे हैं। आमने सामने बैठ के जिस तरह उन्होंने इस्लामाबाद में बात की, ऐसे नहीं हुआ। इसके साथ साथ नहीं हो रहा। इसके साथ साथ जो ईरान है उनके हमने देखा कि पिछले दिनों में ख़ित्ते में भी बहुत सी अहम मुलाकातें हुई। वो पाकिस्तान भी आए, उसके बाद रशा का भी दौरा हुआ, ओमान से भी बातचीत जारी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का ये कहना है कि शायद कोशिश ये हो रही है कि जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है उस हवाले से कुछ ओमान से वो तय कर लें, या ये कि ये जो जंग बंदी है इसके आगे जंग ख़त्म करके जो मुआहिदा होना है उसमें अमेरिका के अलावा और भी ममालिक जो हैं वो शामिल हो जाएं। क्या ये मुमकिन है या नहीं, ये कहना मुश्किल है, बट ये अब मुख्तलिफ इतलात जो हैं वो सामने आ रही हैं। ये भी बताया गया पाकिस्तानी मीडिया पर कि कुछ पैगामात हैं जो ईरान की तरफ से अमेरिका को पाकिस्तान ने पहुंचाए। इसके साथ साथ ये भी इतलात सामने आई हैं कि अमेरिका जो है अब वो जल्दी में कुछ नहीं करेगा। उनकी कोशिश ये होगी कि जो उन्होंने ब्लॉकेड किया हुआ है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का, उसकी वजह से जो मुआशी दबाव पड़ेगा ईरान पे, और ईरान को फिर मजबूर किया जाएगा या वो मजबूर हो जाएंगे कि वो आके अमेरिका से बातचीत कर लें। ये अब सब हम कह सकते हैं इसमें से कुछ क़यास राई है, कुछ हमें नज़र आ रहा है। अब एग्जैक्टली ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है कहना मुश्किल है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अदील मलिक साहब। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं ये मिडल ईस्ट के मामलात पे। वेलकम टू द शो डॉक्टर अदील मलिक साहब। जी अदील साहब, ये बताइएगा कि ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं नो वॉर नो पीस, जिसको बहुत से एक्सपर्ट्स ने कहा है, आपको लगता है कि अब अमेरिका और ईरान दोनों ममालिक में जो उनकी हुकूमतें हैं उनमें दिलचस्पी होगी एक दूसरे से बात करने के लिए? शायद ये मुश्किल लग रहा है एट द मोमेंट कि वो किस तरह बात करेंगे, किन इश्यूज़ पे बात करेंगे, मगर दोनों हुकूमतों में आपके ख्याल में ये पॉलिटिकल विल मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है, और मुझे ये लगता है कि हम ऐसे दौराहे पे आ खड़े हुए हैं जहाँ पे अमेरिका के लिए मज़ीद अगर जंग वो जारी रखना चाहते हैं तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा चुकानी पड़ेगी। अमेरिका में रिसेशन के ख़तरात मंडला रहे हैं। कल कीयर स्टारमर साहब ने भी कहा कि यूके में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, अफरात ज़र। तो जो मगरबी ममालिक हैं उसमें इस जंग की जो कीमत है वो गाहे बगाहे बढ़ रही है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इनके लिए एक फ़ायदा हो सकता है कि इस चीज़ को रेजोल्यूशन की तरफ लेके आएँ, लेकिन इस तरीके से रेजोल्यूशन की तरफ आए कि अवाम के सामने आपका एतमाद बरकरार रहे, ये ना महसूस हो कि अमेरिका हार गया है। दूसरी जानिब ईरान ऑलरेडी ये समझता है कि वो जीत गया है, क्योंकि एक बड़ी सुपर पावर के सामने इतने हफ्ते जंग लड़ने के बाद कायम रहना, अपनी क़यादत के चले जाने के बावजूद कायम रहना और रेजिस्ट करना, ये खुद एक उनके लिए एक सक्सेस है कि वो सरवाइव कर गए। लेकिन इसके बावजूद उनकी ज़िंदगी भी स्टैंड स्टिल पे है, और वो चाहेंगे तो यही कि हम आगे एक पीसफुल सिचुएशन की तरफ जाएं। लेकिन इसमें मसला ये है कि ईरान के पास एक ऐसा ट्रम्प का पत्ता है कि जो जी जिससे हर चीज़ डिटरमिन होती है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर जो उनका कंट्रोल है आबनाए हॉर्मुज़ पे। अब ये इसको आपके नाजरीन के लिए ये बात समझना ज़रूरी है कि ये रोज़ रोज़ ऐसा मौका
ایران کو نہیں مل سکتا. ونس ان اے لائف ٹائم موقع ہے کہ آپ کے جو ابھی کنٹرول ہے اس کو چھوڑیں تو کوئی اس کے نتیجے میں کوئی کنسیشن لیں. کیونکہ اگر آپ یہ سوچیں کہ وہ اپنا کنٹرول چھوڑ دیں تو پھر ظاہر ہے جو ہی آبنائے ہرمز کھلے گی تو تمام دنیا کوشش کرے گی کہ دوبارہ اس کا اس طریقے سے کنٹرول نہ کیا جا سکے. تو اب موقع ہے ایران کے پاس کہ وہ فائنینشیل کمپنسیشن لے. دوسری بات جو آپ کے قارئین کے لیے جی سمجھنا ضروری ہے کہ کیا ضرورت ہے کہ ایران کو فائنینشیل کمپنسیشن یعنی انہیں کوئی رقم ملے یا تو سینکشنز ریلیف ہو یا انہیں اتنا پیسہ ملے جو جنگ کی تباہی کو پورا کر سکے. وہ اس لیے ضروری ہے کہ ایران میں بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے اور ایران کا جو نظام حکومت ہے جو ہی جنگ ختم ہوتی ہے تو اگر وہ لوگوں کو کسی طرح کی آسانی نہیں دے سکتے, ریکنسٹرکشن کا بہت بڑا کام ہے وہ نہیں کر سکتے, تو چند ماہ میں دوبارہ مسائل پیدا ہوں گے حکومت کے لیے اور بہت زیادہ ویک ہو جائیں گے. تو اس لیے اب یہ ان کے لیے ضروری ہے. اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو جے سی پی او اے کا پروسیس تھا جس کے ذریعے اوباما نے نیوکلیر ڈیل یورپ کے ساتھ مل کے کرنے کی کوشش کی, اس کا تمام مرکز یہ تھا کہ ایران اپنی یورینیم کی جو افسودگی ہے اس کو کنٹرول کرے اور اس کے نتیجے میں اس کو سینکشنز اس سے ہٹائی جائیں تاکہ ان کی معیشت کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. اب جو چیز مذاکرات کی میز پہ نہیں ہو پائی اور اس کو ٹرمپ صاحب نے آنے کے بعد فوراً جے سی پی او کو باہر پھینک دیا کھڑکی سے, تو اب جب جنگ سامنے آ گئی ہے اور اب نائے ہرمز پہ بھی کنٹرول ہے تو وہ یہ چاہیں گے کہ کسی طریقے سے پیسے انہیں ملیں اور ان کی جنگ کی تباہی کے جو اخراجات ہیں اور اس کو ریکنسٹرکشن کے وہ پورے ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو سٹیل میٹ ہے وہ اس کوسچن کے اوپر کافی زیادہ ہے, لیکن سرٹنلی جو نیگوسیشنز ہیں اس کا دائرہ اثر وسیع ہو گیا. پاکستان میں جو پروسیس شروع ہوا وہ چل رہا ہے, اس میں اب عمان جی. بھی شامل ہو گیا ہے, اس میں رشیا بھی شامل ہو گیا اور پاکستان بھی اس کو پیچھے سے میسیجنگ میں ہیلپ کر رہا ہے. اچھا, پر یہاں یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے نا سر کہ ایران اگر چاہتا ہے کہ عمان بھی شامل ہو یا رشیا بھی شامل ہو تو امریکہ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھے گا؟ شاید ان کو عمان پہ اگر کوئی اعتراض نہ بھی ہو تو ان کو رشیا کے اس میں شامل ہونے پہ تو اعتراض ہو سکتا ہے. دیکھیے رشیا پہ اعتراض ہو سکتا ہے, چائنا پہ اعتراض ہو سکتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو گارنٹر تو چاہیے. جنگ کی صورتحال میں جو بہت مسئلہ ہوتا ہے کہ جب دو حریف آمنے سامنے ہوں اور عالمی ادارے بھی خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہوں جس طرح اقوام متحدہ ہے, تو پھر آپ کو جس کو ہم انگریزی میں اصطلاح استعمال کرتے ہیں کریڈیبل کمٹمنٹ, کہ کوئی ایک وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کی قیمت کیا ہے اور کیا اس کو کوئی گارنٹی کر سکتا ہے, اس کے لیے پھر آپ کو دوسرے پارٹنرز چاہیے. اور رشیا جو ہے اس میں ایک امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر ہو سکتا ہے, ان کا بھی انٹرسٹ ہو سکتا ہے. تو میرے خیال میں اگر امریکہ جنگ روکنا چاہتا ہے تو اس کو پسند آئے یا نہ پسند آئے اس کو گارنٹرز کی ضرورت پڑے گی. اور یہ جو اطلاعات آ رہی ہیں یا کچھ میڈیا رپورٹس ہیں کہ امریکہ شاید اب یہ سوچ رہا ہے کہ یہ جو ابنائے ہرمز کا بلاکیڈ ہے اس کو جاری رکھتے ہیں اور اس وقت تک جاری رکھتے ہیں جب تک ایران پہ معاشی دباؤ نہیں بڑھتا اور وہ پھر مذاکرات کے لیے واپس they come return to the table جس کو انگریزی میں کہتے ہیں. آپ کو یہ بات کریڈیبل لگتی ہے؟ دیکھیں کوشش تو پوری ہے کہ ایران کے لیے بھی کاسٹ بڑھائی جائے, اور یہ ایسے موجود ہیں شواہد کہ ایران کے لیے بھی یہ مشکل ہو رہا ہے. ظاہر ہے ان کے ساتھ ان کے آگے بھی بلاکیڈ ہے, لیکن دیکھیں ایران کی صورتحال یہ ہے کہ وہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہیں. 40 سال سے سینکشنز کے انڈر ہیں, تو وہاں پہ جب کوئی قوم تیار ہو جاتی ہے کہ ہم اس کی قیمت چکائیں گے تو پھر خاصی مشکل ہو جاتی ہے, خاص طور پر جب اتنی زیادہ بے یقینی کی فضا ہو کہ آپ اگر بلاکیڈ 1 مہینہ اور بھی رکھ لیں لیکن جنگ بھی 1 مہینہ اور چلتی جائے تو پیٹرول کی قیمت تو بڑھتی جائے گی. اب آپ میں یو کے میں ہوں, آکسفورڈ جی. میں, تو یہاں پہ تقریباً تیل کی قیمت 50% بڑھ چکی ہے, خاص طور پر ڈیزل کی. اس کا کیا اثر ہوتا ہے اس کی آپ کی جو روزمرہ کی اشیاء کھانے پینے کی, اس پہ انفلیشن میں آئے گا, اور آلریڈی جو یہاں کی معیشت ہے وہ بہت کمزور ہو رہی ہے. تو ایک بہت بڑی قیمت چکانا پڑ رہی ہے برطانیہ جیسے, امریکہ اور یورپ جیسے ممالک کو بھی, اور پھر جو غریب ممالک ہیں فلپین سے لے کے منیلا سے لے کے لیٹن امریکہ تک اور پاکستان میں بھی, یہاں پہ بھی مسائل ہوں گے. تو آپ اگر ایران کے اوپر اپنے اہداف حاصل کر بھی لیں تو اس کی کتنی بڑی قیمت ہے
आपको पूरी दुनिया के सामने वो उसको मैनेज करना पड़ेगा, जो उसका इफ़ेक्ट है बाकी मईशतों में। तो मुझे लगता है कि ब्लॉकेड जो है इज़ मोर लाइक ए नेगोशिएटिंग टूल। इसको लॉन्ग टर्म सस्टेन करना आसान नहीं होगा। अब अदील साहब, ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात के, उनके ताल्लुकात के, तो फिर गल्फ़ की रियासतों का ज़िक्र भी बहुत अहम हो जाता है। वहाँ भी पिछली मर्तबा भी आपसे इस पे गुफ्तगू हुई थी। आज भी सर थोड़ी देर पहले ही इत्ला आई है कि शायद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो अब ओपेक को भी छोड़ने का उन्होंने फ़ैसला कर लिया है। ये इसको आप किस तरह देखते हैं कि क्यों यूएई इस वक्त ये इतना अहम फैसला करेगा, एंड व्हाट डज इट मीन फॉर द फ्यूचर ऑफ द गल्फ? बहुत अच्छा सवाल है। ये तकरीबन चंद घंटे पहले की डेवलपमेंट है। इससे पहले कि मैं आपको इसका डायरेक्टली जवाब दूँ, ये बताता चलूँ कि अब जो गल्फ़ का सिक्योरिटी ऑर्डर है, वो जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, जिसमें गल्फ़ के ममालिक का तेल बिकता था और पेट्रो डॉलर की सूरत में फिर उनको रकम आती थी, वो अमेरिका में इन्वेस्ट करते थे, उनके हथियार खरीदते थे और फिर उनको सिक्योरिटी अमेरिका देता था। ये जो सिक्योरिटी ऑर्डर है, ये अब परमानेंटली फ्रैक्चर हो गए, यानी हमेशा के लिए इसको अब नई नई एक दुनिया यहाँ से जन्म लेगी। इसमें जो गल्फ में ईरान की जंग से पहले भी जो एक सामने बहुत बड़ी एक रिफ्ट नजर आ रही थी, वो सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान थी, क्योंकि इन दोनों की जो विजन है वो बड़ी कंपीटिंग विजन है, दोनों की मुख्तलिफ तरह की एक स्ट्रेटेजी है पूरे रीजन के लिए। अब वो खुल के वापस आ गई है। ये जो डेवलपमेंट है चंद घंटों की पहले, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि जो ओपेक है वो प्रोडक्शन कोटास को कंट्रोल करता है। आपके नाजरीन के लिए इसलिए अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि कितना तेल जिन जो मुल्कों से दरामद होता है, वो कितना तेल प्रोड्यूस करते हैं, उसका फिर असर होता है कीमतों पे, क्योंकि अगर वो मेंटेन रखते हैं एक ख़ास तरह का प्रोडक्शन कोटा, तो उससे उसकी कीमत बढ़ेगी तेल की, और जो आमदन है तेल से वो ज़्यादा होगी। अब जिस तरह सोवियत यूनियन है, रशिया है, वो काफ़ी ज़्यादा उसको पैसे आ रहे हैं इसकी वजह से, और भी दूसरे ममालिक के लिए तेल की कीमत बढ़ गई। तो ये काफ़ी अरसे से यूएई का ये इंसिस्टेंस थी कि ये जो प्रोडक्शन कोटाज हैं, और ख़ास तौर पे उसमें जो बड़े ऑयल एक्सपोर्टर हैं जिस तरह सऊदी अरेबिया है, रशिया है, उनकी बात चलती है, और जो जो यूएई की तरह के एक्सपोर्टर हैं उनकी कम है। लेकिन मेरे ख्याल में ये तो एक बज़ाहिर बात है जो रिपोर्ट हो रही है। इसकी एक और पहलू ये हो सकता है कि चूंकि जंग की कीमत तेल की कीमत के साथ लिंक्ड है, तो अगर यूएई बाहर निकलता है ओपेक के, और उसके नतीजे में तेल की वो ज़्यादा बरामद कर सकता है, तो आलमी मंडी में ज़्यादा तेल सप्लाई होगा, और ज़्यादा तेल सप्लाई होगा तो जो ठीक। उसकी कीमत है उसको आप मुस्तहकम रख सकते हैं। और इसका फ़ायदा किसको होगा? इसका फ़ायदा अमेरिका को या वो ममालिक के जो इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। तो ये सही। एक लेकिन फिर भी बड़ी डेवलपमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया अदील साहब, आपने हमारा वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे अदलिया पर।